अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले ये होता क्या है, व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब मैनेजर एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो जाता है, जो कि हमको जॉब पोजीशन बताता है, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़ भी बताता है। ठीक है, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब कोई भी काम को हम लोग फंक्शनल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पे, तो उसको बोलेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर के जॉब को हम ग्रुप कर देते हैं और जिनका फंक्शन भी सेम हो उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब उसका एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। ए फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फासिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम लोग एक फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो क्या है, लोग एक ही फंक्शन को रेगुलर करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे उस काम पे। फिर आता है इट लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज को कम करेगा। इट इज़ द कॉस्ट एफिशिएंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये पैसा भी बचाएगा। ठीक, फिर डिसएडवांटेज क्या है? व्हेन द पर्सन विल डू ओनली वन वर्क देन ही मे बी स्पेशलाइज्ड इन इट बट ही कैन नॉट डू अनदर टास्क। वो उस काम में तो स्पेशलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हम लोग कोई और काम बोल देंगे तो वो शायद नहीं कर पाएगा। फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द कल्प्रिट इन ए फंक्शनल स्ट्रक्चर बिकॉज एवरी वन विल ब्लेम ईच अदर। अगर काम टाइम पे नहीं हुआ तो किसका गलती है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट बोलेगा कि उसने गलती किया है, दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा कि इसने गलती किया है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द कल्प्रिट। There is a high probability of conflicts in this structure because everyone wants to fulfill their goal and do not think about other departments. इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना फंक्शन, मतलब हर डिपार्टमेंट अपने आप को सही करने का साबित करेगा, जिसकी वजह से दूसरे का वो फिक्र नहीं करेगा और जिस वजह से झगड़े होंगे। फिर आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। जब काम को हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं उसको डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। Many large organizations with diversified activities have recognized themselves away from the simple and basic functional structure. जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है जिसके पास डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ मतलब अनगिनत प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, डिविजनल स्ट्रक्चर को अपना लेती है। क्यों? क्योंकि वो उनके काम को ज़्यादा सूट करता है। इसका एडवांटेजेस क्या है? इसमें हमको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेगा विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स इन ए डिविजनल हेड। मतलब एक एक डिवीजन के हेड को एक प्रॉपर प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। नो और लेस कॉन्फ्लिक्ट्स विल हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज नो वन कैन ब्लेम एनीवन। हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग, एक साबुन वाला एक शैम्पू वाले के प्रोडक्ट को थोड़ी कुछ बोल पाएगा, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं हो पाएंगे। तो हर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा। ईजी टू ऐड ए न्यू प्रोडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, नया प्रोडक्ट ऐड करने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। It provides managers with the authority to supervise all activities related to a particular division. हर एक डिवीजन में वो एक मैनेजर को रख देंगे जो सुपरवाइज करेगा। मैनेजर तो आराम से काम करेगा, तो इससे क्या होगा कि इससे हमको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाएगा। फिर इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, ये इसमें इतने सारे प्रोडक्ट रहते हैं, इतने सारे अलग अलग डिविजन्स हो जाते हैं, तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड फॉर्म एंड ऑपरेट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में भी बहुत खर्चा आता है, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइन बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हर एक चीज़ फॉर्मली लिखा रहेगा, जो सिर्फ डिज़ाइन इसीलिए की गई है ताकि लोग अपना काम कर सकें और सिर्फ काम को रिलेटेड ही रहता है इसमें। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। हर एक चीज़ क्लियरली डिफाइंड होती है, तो किसके ऊपर काम देना है वो आराम से इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को अवॉइड करती है ये। इट लीड्स टू इफेक्टिव accomplishment ऑफ गोल्स, ये काम को अच्छे से करने में हेल्प करती है। इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। इट हेल्प्स इन स्टेब्लिशिंग ए चेन ऑफ कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ कंट्रोल को इस्टेब्लिश करती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑर्गेनाइज करती है। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इट लीड्स टू प्रोसीजर डिलेस इन डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन इतना सब चीज़ होता है तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशंस फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसी। इसमें इतने रिजिड पॉलिसी, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसमें हम कुछ डेविएशंस मतलब चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। इट इग्नोर्स द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसमें सिर्फ काम के ऊपर फोकस रहता है, एम्प्लॉय के सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर इसको फोकस नहीं करते और इग्नोर कर देती है उसको। फिर आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने आप बन जाता है। कैसे बनता है? जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ पर्सनल इंटरेक्शन उनका बढ़ जाता है तब। इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़। जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ ज़्यादा घुलने मिलने लगता है और उनके साथ अच्छा दोस्ती कर लेता है, उसको सोशल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, इसलिए उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? कम्युनिकेशन स्पीड फास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय और मेंबर्स के सोशल नीड फुलफिल हो जाते हैं। इट फिल्स द वाइड गैप्स ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो गैप मिसिंग था, जो साइकोलॉजिकल उनको फ्रीडम चाहिए था वो नहीं था, तो वाइड गैप्स को फुलफिल कर देता है। फिर डिसएडवांटेज क्या है? अब जब एक दूसरे से लोग इतना बात कर रहे तो र्यूमर स्प्रेड होंगे। फिर क्या है, ऐसे लोग तो जल्दी चेंजेस को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर पीयर प्रेशर में आकर एम्प्लॉय कभी कभी काम ढंग से ना करे, तो ये सब होता है। इतना तक की था हमारा ये चैप्टर।